Good morning, dear student. As you know that we are studying our sixth chapter, molecular basis of inheritance. In our last lecture, we will study the search for genetic material, and we are discuss about the transforming principle, which was given by Frederick Griffith in 1928. Today's topic is biochemical characteristics of transforming principle. क्या बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं? Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean McCarty, 1933 to 1944, the genetic material was thought to be a protein. 1934 तक का जो जेनेटिक मटेरियल माना जाता था वो माना जाता था प्रोटीन, और इसको मानने वाले थे ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी. They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. और उन्होंने काम किया था बायोकेमिकल नेचर के लिए. कौन से? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए, जो दिया था ग्रिफिथ ने. ठीक है, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चला था. दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सब को उन्होंने प्यूरिफाई किया था, उनको सेपरेट किया था न्यूक्लियस के अंदर से, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू द एस सेल. उन्होंने जो किल्ड एस सेल थी उनमें देखा, ऑब्जर्व किया कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ट्रांसफॉर्म हो रही थी आर सेल से एस सेल के अंदर. दे डिस्कवर द डीएनए अलॉन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड. और उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया, बताया कि ये एस बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है. किस बैक्टीरिया से? आर बैक्टीरिया से. दे ऑल्सो डिस्कवर द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम प्रोटीज. और इसके अलावा उन्होंने किसको डिस्कवर किया था? उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं, इसका नाम होता है प्रोटीएज, उसको भी इन्होंने डिस्कवर किया था. एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज. और उन्होंने जो आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन एंजाइम होता है, सॉरी, उसको, जिसका नाम आरएनएज होता है, उसको भी इन्होंने डिस्कवर किया था. तो यहाँ पर डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. उन्होंने इनको डिस्कवर किया था और बताया था कि ना तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज ना आरएनएज ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं. सो डू ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए. तो उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर स्ट्रेन से हीट किल्ड एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से माइस मर गया, वो ना तो प्रोटीन है और ना ही वो आरएनए है. ठीक है. डाइजेशन विथ डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन. और जब डाइजेशन कर दिया जाता है डीएनए से डीएनए का, तब क्या होता है? तब जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है. तो ये क्या सजेस्ट करता है? सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. इस वजह से पता चला कि अगर डीएनए अगर उस आर स्ट्रेन में मौजूद नहीं होता, अगर उसका डाइजेशन हो गया होता, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. They conclude the DNA is the hereditary material, but not all biologists were conceived. उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट इससे क्या नहीं हुए, इससे मतलब इससे सहमत नहीं हुए. कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? तो यहाँ पर डीएनए कैपिटल लेटर में है और
एस पीछे से स्मॉल लेटर में है और यहाँ पर डीएनए DN कैपिटल में है, ASE स्मॉल में है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है और जो दूसरा डीएनए है वो क्या है? वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो डीएनए है। द univocal proof that DNA is genetic material come from the experiment of Alfred Hershey and मार्था चेज। 1952 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। और उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, जो वो ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर द बैक्टीरियल सेल। क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ कि जो बैक्टीरियोफेज था उसको अटैच किया गया बैक्टीरिया के साथ और इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? इंटर किया गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है। द बैक्टीरिया सेल ट्रीट विथ वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट was its own and subsequently manufactures more virus particles. Hershey and Chase worked to discover whatever it was, protein or DNA, from the virus that entered the bacteria. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरिया को ऐसे बैक्टीरियोफेज से इंटर करवाया है, ऐसे बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस से इन्फेक्टेड था, और उन्होंने देखा कि जो डीएनए है केवल वो ही ट्रांसमिट होता है। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेमिनेटेड रेडियोएक्टिव phosphorus and some other on medium that contain रेडियोएक्टिव सल्फर। उन्होंने क्या किया? वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जहाँ पर रेडियोएक्टिव फास्फोरस था और कुछ अदर्स जो वायरस थे उनको रेडियोएक्टिव सल्फर के मीडियम में ग्रो करवाया। वायरस दैट ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। ऐसे वायरस जिनको रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया गया वो क्या हो गए? वो रेडियोएक्टिव डीएनए वाले हो गए, बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। लेकिन उनमें क्या नहीं था? रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था। उनका जो डीएनए था केवल वही रेडियोएक्टिव हुआ, बल्कि जो उनका प्रोटीन था उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। और क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डीएनए था केवल वो ही फॉस्फोरस को कंटेन कर सकता है। ठीक है। अभी हमने इससे पहले के 2 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था कि डीएनए के पास क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 पार्टिकल से मिलकर के बने रहते हैं, फॉस्फोरस ग्रुप और साथ में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर के साथ। तो फास्फोरस प्रेजेंट रहता है डीएनए में। तो जब रेडियोएक्टिव फास्फोरस को डीएनए के साथ ट्रीट किया गया तो केवल डीएनए ही ऐसा है जो फास्फोरस को कंटेन कर सकता है अपने साथ। ठीक है। बट प्रोटीन डज नॉट। और प्रोटीन के पास क्योंकि फास्फोरस ग्रुप नहीं होता है पहले से प्रेजेंट, तो वो फास्फोरस को कैरी करने का काम नहीं करते हैं। सिमिलरली वायरस क्रोन और रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डू नॉट कंटेन सल्फर। अब जो सल्फ़र वाले जो रेडियोएक्टिव सल्फ़र वाले जो वायरस थे उनमें क्या हुआ कि जो रेडियोएक्टिव सल्फ़र था वो रेडियोएक्टिव प्रोटीन में कॉन्टेमिनेटेड हो गया। ठीक है। लेकिन डीएनए में नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए के पास सल्फ़र प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि डीएनए सल्फ़र को ले जाने का काम नहीं करता है।
रेडियोएक्टिव फेज वेयर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। अब क्या क्या है, यह जो दोनों रेडियोएक्टिव फेज थे उनको अलाउ किया गया वो अटैच हों ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजेटिंग दैम टू ब्लाइंडर। अब क्या 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 कि जब इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ उसके बाद वायरल कोट को हटा लिया गया किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, एक ब्लेंडर के द्वारा। द वायरस पार्टिकल वेस सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। अब वायरस के पार्टिकल्स को अलग कर लिया गया स्पिनिंग के द्वारा सेंट्रीफ्यूज मशीन में। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट कंटेन रेडियोएक्टिव DNA वेर रेडियोएक्टिव। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनको इन्फेक्ट किया गया वायरसेस के साथ जो रेडियोएक्टिव DNA कंटेन कर रहे थे वो क्या हो गए, वो रेडियोएक्टिव हो गए। इंडिकेट दैट DNA वॉज अ मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। इससे पता चला कि जो DNA है केवल वो ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया दैट वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वेर नॉट रेडियोएक्टिव। और ऐसे बैक्टीरिया जिनको इन्फेक्ट किया गया ऐसे वायरस के साथ जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले थे उनमें वो रेडियोएक्टिव नहीं हुए। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन्स डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। और इससे हमें पता चला कि जो बैक्टीरिया है, सॉरी जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। DNA is therefore the genetic material that is passed from the virus to bacteria। इस प्रकार से पता चला कि जो DNA है वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि एक वायरस से ये किस में पहुंच गया, बैक्टीरिया में पहुंच गया। यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहाँ पर रेडियोएक्टिव सल्फर लेवल प्रोटीन कैप्सूल है और यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस लेवल DNA। तो यहाँ पर जब इन्फेक्शन किया गया उसके बाद अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ बल्कि कौन हुआ, DNA। नेक्स्ट टॉपिक इज द जेनेटिक मटेरियल DNA वायरस वर्सेस RNA। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों की, DNA की, RNA की, दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। फ्रॉम द foregoing discussion it is clear that the debate between protein virus versus DNA as a genetic material was unequivocally resolved from the Hershey Chase experiment। इस बात का तो पता चल गया कि प्रोटीन और DNA में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से इट बिकम एन established fact that the DNA that act as a genetic material। However, the subsequently become clear that in some viruses RNA is a genetic material। For example, tobacco mosaic virus, क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी थे जिनमें क्या हुआ, RNA जेनेटिक मटेरियल था। इसके एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, TME वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आंसर आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई DNA इज द predominant genetic material whereas RNA perform dynamic function of messenger and adapter has to be found from the differences between the chemical structure of two nucleic acid molecules। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि DNA क्यों प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है और RNA क्यों डायनेमिक फंक्शन को करता है। वो एक मैसेंजर के रूप में और एक एडेप्टर के रूप में भी क्या करता है, वर्क करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका केमिकल जो स्ट्रक्चर है और ठीक है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है। कैन यू रिकॉल द केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। क्या आप 11th क्लास में जो आपने पढ़ा
उसमें आपने देखा होगा डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हैं उसका केमिकल डिफरेंस? अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक कोई भी मॉलिक्यूल जो जिसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल, उसको इन इन क्राइटेरियाओं को फुलफिल करना ज़रूरी है। क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सबसे पहले तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने समान नई कॉपीज़ को बना सकें। रेप्लिका का मतलब है न्यू कॉपीज़, अपने जैसी सेम टू सेम नई कॉपीज़ बना सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब जो जेनेटिक मटेरियल जिस सब्सटेंस को होना चाहिए, उसको ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो लगातार उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है या फिर जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी केमिकल बॉन्डिंग है या केमिकल सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है, वो बार बार चेंज हो रहे हो। अगर ऐसा होगा तो एक कोई भी पर्सन की अगर हम बात करें, कोई एनिमल की बात करें, तो उसके जो करेक्टर्स हैं वो लगातार चेंज होते रहेंगे। तो एक जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, और उसमें लेकिन कभी कभी चेंज होना भी ज़रूरी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। और ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। और इसके अलावा उसको खुद को एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, जैसे मेंडल के करेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। इन सारी प्रॉपर्टीज़ का होना ही किसी सब्सटेंस का जेनेटिक मटेरियल होना है। ठीक है, तो हम मानेंगे कोई भी सब्सटेंस तब जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा जब वो इन फॉलोइंग क्राइटेरियाज को फुलफिल करता हो। नेक्स्ट, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन because of the rule of base pairing and complementary, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication. दोनों में का ये एबिलिटी है कि वो अपने आप की कॉपीज़ बना सकें। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया को कि वो अपनी कॉपीज़ बनाए, रेप्लिका बनाए या उनमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो, उसको ही वो फुलफिल नहीं कर पाता। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद different stage of life cycle, age, with change in physiology of the organism। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, ना कि उसे लाइफ साइकिल जब जब चेंज हो रही है, डिफरेंट जो स्टेज हैं लाइफ साइकिल की, या फिर उसकी एज अगर बढ़ रही है, या फिर उसकी फिजियोलॉजी में बाहरी जो आकृति है, बनावट है, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज वेरी evident in Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. This now can be easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम हीट के द्वारा जो डीएनए है उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर भी दें, ठीक है, तो अगर उनके पास अप्रोप्रिएट कंडीशंस अगर उन्हें प्रोवाइड कराई जाएं तो दोबारा से एक साथ हो सके। फर्दर, टू OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA
is a relative group and make RNA liable and easily degradable. इसके अलावा आरएनए के पास क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एवरी न्यूक्लियोटाइड, उसके जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हैं उनमें 2 OH ग्रुप जरूर पाए जाते हैं। सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप जरूर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो आरएनए को लाएबल बनाता है और इजीली डिग्रेडेबल भी बनाता है। आरएनए इज आल्सो नाउ नोन एज टू बी कैटलिस्ट हैज रिएक्टिव, क्योंकि ये रिएक्टिव है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट भी बोला जाता है। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA। अगर हम कंपेयर करें RNA और DNA को, तो जो DNA है वो लेस रिएक्टिव है, वो कम क्रिया करते हैं, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है RNA के कंपेरिजन में। Therefore, among the two nucleic acid, the DNA is the better genetic material। तो इस प्रकार से अगर हम देखें दोनों में से DNA क्या है, ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confer the additionally stability to DNA। और यूरेसिल के बदले DNA में क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है, जो DNA को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डिलीशन डिसक्शन अबाउट द रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन DNA एंड यू विल स्टडी दीज प्रोसेसेस इन हायर क्लासेस। इस प्रोसेस को आप हायर क्लास में जानोगे। किस प्रॉपर्टी को, कि थाइमीन कैसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है DNA को। बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट, इन फैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट द फास्टर रेट। दोनों में म्यूटेशन की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, लेकिन RNA क्योंकि अनस्टेबल है उसमें म्यूटेशन थोड़ा फास्ट होता है। Consequently, viruses have RNA genome and having shorter lifespan, mutate and evolve faster। अब हम देखें इस वजह से जो वायरसेस हैं उनमें RNA जीनोम पाया जाता है और उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन जल्दी होता है। उनमें जो RNA जेनेटिक मटेरियल है उसमें लगातार डिवीज़न होते रहते हैं और वो क्या करते हैं, इवॉल्व फास्टर, और वो किसी भी कंडीशन में क्या होते हैं, जल्दी जल्दी अपने कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं, ठीक है। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा RNA का और क्या वर्क है, जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो RNA डायरेक्टली कोड करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को। बिना RNA के बने प्रोटीन का बनना नामुमकिन है। हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द करेक्टर्स। ऐसा किस वजह से, क्योंकि वो इजीली कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है। उसको जो काम दिया गया है वो उसको जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस कर सकते हैं। DNA हाउएवर इज डिपेंडेंट और RNA फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इसके अलावा अगर हम देखें DNA ही डिपेंड रहता है RNA पे कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करे, ठीक है। DNA खुद भी प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं कर सकता है, वो पहले RNA बनाएगा, मैसेंजर RNA बनाता है, उसके बाद ही क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल के अंदर। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड RNA। और जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है पूरी, वो किसके चारों ओर घूमती है, RNA के चारों ओर। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ RNA एंड DNA कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, but DNA being more stable and proceed for storage of genetic information for the transmission of genetic information, RNA is better। अगर हम बात करें दोनों की, इन जो अभी तक हमने पढ़ा उस हिसाब से अगर हम देखें तो DNA क्या है, ज़्यादा स्टेबल है और इसके अंदर ज़्यादा
स्टोरेज होता है किस चीज़ का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्म की बात करें, तो उसके लिए आरएनए बेटर है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।